नमस्कार, मैं अनीता दिनेश आर्टिस्ट हूँ। पेंटिंग्स बनाती हूँ। पृष्ठभूमि में जो आप पेंटिंग देख रहे हैं वो मेरी बनाई हुई एक पेंटिंग है जिसका शीर्षक है द कॉस्मिक कपल। शिवा और पार्वती पे बनी हुई ये पेंटिंग है और साइड की विंडो में आपको ये पेंटिंग और इसकी बारीकियां दिखती रहेंगी। और साथ ही साथ आज हम एक कला चर्चा करेंगे। जब मैंने 22 साल पहले अपना पहला शो किया था तब से लेकर के अब तक मैंने किस सोच के साथ अपने करियर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, करके उसी आधार पर मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है जो मैं आपके साथ साझा करूंगी, ताकि अगर आपको भी पसंद आए तो आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके एक लंबा आर्टिस्टिक करियर बना सकते हैं अपना, और धीरे धीरे आप अपनी उस मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। क्योंकि प्रयास करना हम इंसानों का काम है। बाकी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो डेस्टिन्ड होती हैं, जो डेस्टिनी के हाथों में होती हैं, पर डेस्टिनी भी उन्हीं का साथ देती है जो लगातार कंसिस्टेंटली वर्क करते रहते हैं। अपने प्रयास को ना छोड़ना, लगातार प्रयास करते रहना सफलता का सबसे बड़ा आधार होता है। जब एज एन आर्टिस्ट आप अपना करियर शुरू करते हैं, चाहे आप एक ट्रेन्ड आर्टिस्ट हो, यानी कि आपने फाइन आर्ट्स में ग्रेजुएशन किया हो, मास्टर्स डिग्री ली हो, या फिर आपने किसी और फील्ड में डिग्री आपकी हो, पर आप की जो आर्ट है वो अच्छी है, आपको ये लगता है कि आप एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट अपना करियर बना सकते हैं, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज तो ये है कि आपको अपने लिए एक मेन प्रोफेशन रखना पड़ेगा। और शुरुआत में पेंटिंग्स बनाने को, पेंटिंग्स एग्जिबिट करने को साइड प्रोफेशन की तरह रखना पड़ेगा। क्यों? अगर आप बहुत लकी भी हुए तो इस पेंटिंग सेल करके आप इतनी ज्यादा अर्निंग नहीं कर पाएंगे कि आप अपने सारे एक्सपेंसेस मैनेज कर सकें, आप अपनी फैमिली के बर्डन को उठा सकें। इसलिए आपको हमेशा एक अपना मेन प्रोफेशन शुरुआत में रखना पड़ेगा और आपको पेंटिंग्स को एज अ साइड प्रोफेशन लेके चलना पड़ेगा। चाहे आपने कितनी भी अच्छी आपकी कला है, चाहे आप अपने आप को कितना भी काबिल समझते हैं, या आपको ये लगता है कि आपके काम को लोग पसंद करते हैं, तो भी, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि कल आने वाला दिन कैसा होगा। इसलिए आपको एक ऐसा प्रोफेशन लाइफ में रखने की जरूरत है जो आपको मंथली अर्निंग दे सके। ऐसे में आप आर्ट में आप लेक्चरशिप कर सकते हैं, आप टीचिंग कर सकते हैं, किसी एड एजेंसी में काम कर सकते हैं, आप तमाम तरह के कमीशन्ड आर्टिस्टिक वर्क कर सकते हैं, आप कॉमर्शियल आर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप कर सकते हैं। आप कोई 9 to 5 जॉब करते करते भी अपनी पेंटिंग के पैशन को, अपनी पेंटिंग को लोगों के सामने ला सकते हैं, उसको रेगुलर डिस्प्ले कर सकते हैं और धीरे धीरे करके ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि आर्ट फील्ड में ओवरनाइट ग्रोथ नहीं होती है। जब आप नए होते हैं तो आप बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, धीरे धीरे करते करते कई सालों में आप अपना एक डिस्टिंक्ट स्टाइल खोजते हैं, आप अपने आप को खोज पाते हैं, अपनी चीजों को और बेहतर ढंग से प्रेजेंट कर पाते हैं। दूसरी बात, आपके पास इतना बैंक बैलेंस हो जाता है, इतनी स्टैंड बाई मनी हो जाती है, अपने तमाम एक्सपेंसेस को मीट आउट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको पेंटिंग करते रहना है, शोज में पार्टिसिपेट करना है, पेंटिंग्स डिस्प्ले करते रहना है, तो आपको पैसों की जरूरत होगी। क्योंकि ये जो प्रोफेशन है इसमें जो आर्ट सप्लाईज हैं, जो आपका कैनवस है, जो आपके एग्जीबिशंस है, जो आपका तमाम एक्सपेंसेस है, वो इतने सस्ते नहीं होते हैं। इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। और शुरुआत के साल कुछ पेंटर्स की लाइफ में आप ये मान के चलिए कि इन्वेस्टमेंट के होते हैं। आप जितना ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जितना ज्यादा आप रिलेशंस बनाएंगे, जितना ज्यादा आप अपने काम पर फोकस तो करेंगे, पर फालतू की दौड़ भाग में समय बर्बाद नहीं करेंगे, तो आप एज एन आर्टिस्ट अपनी ग्रोथ को आप देख पाएंगे। और साथ ही साथ अपने इस काम को लगातार करते रहना पड़ेगा, शोज में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, डिस्प्ले करते रहने पड़ेंगे। आपको ये भी कोशिश करनी पड़ेगी कि आपकी पेंटिंग्स लोगों को दिखाई देती रहें, तरह तरह के आप प्लेटफॉर्म्स पे दिखाई देती रहें, मैगजीन्स में छपती रहें, न्यूज़पेपर में छपती रहें, आपके बारे में अगर कुछ आर्टिकल वगैरह छपते रहें। शुरुआती दौर में ये इंपॉर्टेंट होता है अपने नाम को, अपने काम को रिकॉग्नाइज कराने के लिए। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सुन रहा है, इस बात की परवाह किए बगैर पूरा फोकस है वो अपने काम पर रखिए और अपने अंदर उस पैशन को मरने मत दीजिए। अपने लिए आप एक जगह नियत कीजिए अपने दिल में, अपने दिमाग में, और लगातार एक चींटी की तरह उसकी तरफ प्रयास करते रहिए। और देखिए, आज नहीं कल वो दिन आएगा जब दुनिया आपको रिकॉग्नाइज करेगी, आपके आर्ट को सराहेगी। जब भी आप पेंटिंग से कुछ अर्न करें,
तो उस पैसे को वेस्ट ना करें, यानी कि उस पैसे को खर्च करने में ना डालें। आप उससे एक तो अपनी जो आर्ट की एक्सपेंसेस हैं उनको मीट आउट करें, रेस्ट ऑफ द मनी को कोशिश करें कि कहीं सेव करके रखें, ताकि कभी कोई ऐसा समय आए जिस समय आपकी आर्ट से अर्निंग ना हो पा रही हो। क्योंकि हमारा जो फील्ड है वो इकोनॉमी की कैसी कंडीशन है उस पर काफी हद तक डिपेंड करता है। जब रिसेशन के फेजेस आते हैं तो लोग पेंटिंग्स कलेक्ट करना, लोग पेंटिंग्स खरीदना कम कर देते हैं, क्योंकि ये एक लग्जरी आइटम है। जो सच बात है वो ये है कि इनमें पैसा वो लगाता है जिसके पास एक्स्ट्रा मनी है पेंटिंग के लिए, आर्ट के लिए खर्च करने के लिए। और ऐसा जो क्लास है हमारे देश में वो 2% से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है। इकोनॉमी में रिसेशन आता है तो ये भी अपने खर्चों में कटौती करते हैं, हम लोग ही इसका शिकार होते हैं। क्योंकि ये माना जाता है कि अगर आपके पास, जरूरी नहीं है कि अगर आपने घर में ओरिजिनल आर्ट नहीं लगाई है तो आपकी रईसी में उससे फर्क पड़ने वाला है, आपके फाइन टेस्ट में उससे फर्क पड़ने वाला है। तो इसलिए आपको वो पैसे बचा के रखने पड़ेंगे, फ्यूचर में कभी कोई ऐसा रिसेशन आए, कोई ऐसी जरूरत आए तो आपके वो काम आएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि साथ ही में आपको कुछ न कुछ कॉमर्शियल काम जरूर करना पड़ेगा। आप ये कर सकते हैं कि जब आप कॉमर्शियल काम करें तो आप उस पर अपना ना नाम दें ना सिग्नेचर दें, आप उसको डिस्गाइज में रह करके भी कर सकते हैं, पर करना जरूरी है क्योंकि जो क्विक मनी मिलेगी वो आपको इसी काम से मिलेगी। पर क्योंकि आपको एक सीरियस आर्टिस्ट के तौर पे अपना करियर बनाना है, अपने आप को एक संजीदा और लंबे समय तक काम करने वाले आर्टिस्ट के रूप में पहचान देनी है, तो आपको कुछ कॉमर्शियल वर्क डिस्गाइज में रह करके, छुप करके, यानी कि लोगों के सामने आए बिना करने पड़ेंगे। जैसे कि आप तमाम बुक कवर्स डिजाइन कर सकते हैं, कार्ड कंपनीज के संग, पोस्टर कंपनीज के संग काम कर सकते हैं। बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जहां पर आप काम कर सकते हैं अपने टेस्ट, अपने प्रेफरेंस के मुताबिक, जिससे कि आपको थोड़ा मोड़ा पैसा आता रहेगा, जिससे कि आप कम से कम अपनी पेंटिंग को जारी रख पाएंगे, अपने सीरियस काम को जारी रख पाएंगे। क्योंकि आपको लगातार अपने को इम्प्रूव करने के लिए, अपना स्टाइल डेवलप करने के लिए, अपने शोज के लिए आपको लगातार पेंटिंग करते रहना पड़ता है, रखना पड़ता है, ताकि आपके पास कलेक्शन बना रहे। जब आप एक सोलो शो की तैयारी करते हैं तो कम से कम आपको 30, 35, 40 के करीब पेंटिंग चाहिए होती हैं, और इतनी पेंटिंग एक दिन में, 10 दिन में नहीं बनती है। इनमें एक आर्टिस्ट की सालों की मेहनत होती है। तो इसलिए आप हमेशा कुछ न कुछ कॉमर्शियल काम करें। मैं खुद भी हमेशा कुछ न कुछ ऐसा कॉमर्शियल करती रहती हूँ। शुरुआती दौर में आप खूब पार्टिसिपेट करें आर्ट फेयर्स में। हालांकि आर्ट फेयर्स में भी स्टॉल्स काफी ज्यादा महंगे होते हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि 2-3 आर्टिस्ट के संग मिल के ले लें। और अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना पैसा है कि आप एक स्टॉल ले सकते हैं और आपका काम अच्छा है, आपको लगता है कि लोग आपके काम को पसंद करेंगे, तो आप एक अपना स्टॉल लेकर के भी डिस्प्ले कर सकते हैं। क्योंकि इन आर्ट फेयर्स में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको कि सिर्फ अपने घर में लगाने के लिए आर्ट चाहिए होती है। वो एक अच्छी आर्ट खरीदना चाहते हैं, पैसा भी खर्च कर सकते हैं, पर उनका कोई इरादा इन्वेस्टमेंट के तौर पे नहीं खरीदने का होता है। तो इसलिए वो आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस और आर्टिस्ट का अनुभव की बजाय अपने पॉकेट को और आर्टिस्ट के काम को अपने इंटीरियर डेकोर के मुताबिक कॉम्बिनेशन में देख करके उसकी पेंटिंग्स को खरीदते हैं। पर यहां से आपको नाम बहुत मिलता है, क्योंकि फुटफॉल इन आर्ट फेयर्स में बहुत होता है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रखें कि शुरुआती दौर में सोलो शो करने से ज्यादा ध्यान दें ग्रुप शोज करने में, आर्ट फेयर्स में पार्टिसिपेट करने में, क्योंकि ये वो चीज है जो आपको पहचान दिलाएगी, आपको नाम दिलाएगी और आपको अपना आकलन करने में मदद करेगी कि आप कितने पानी में हैं। और लोगों के साथ जब आपकी पेंटिंग डिस्प्ले होती है तो लोगों का जो प्रेफरेंस होता है वो क्या होता है, उसको जान करके, लोगों के टेस्ट को जान करके, क्योंकि वहां पे आप इतने लोगों से मिलते हैं, लोगों के प्रेफरेंसेस को समझते हैं, लोगों के टेस्ट को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी थीम को चुन सकते हैं, अपनी आर्ट में तब्दीलियां ला सकते हैं, अपने आप को ज्यादा बिजनेस ओरिएंटेड बना सकते हैं। क्योंकि शुरुआती दौर में खुद को बिजनेस ओरिएंटेड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका स्ट्रेचर उतना बड़ा नहीं हो चुका होता है कि आप ये कहें कि आप तो सिर्फ आर्ट को आर्ट की तरह देखते हैं, आपको उसके कॉमर्शियल एस्पेक्ट को देखना ही पड़ेगा। आपको ये कोशिश करनी पड़ेगी कि आपका काम ज्यादा से ज्यादा निकले, क्योंकि जब आपका काम निकलेगा तो आप और काम करेंगे, जब आप और काम करेंगे तो आपका हाथ और परफेक्ट होगा, आपकी जो तमाम चीजें हैं वो बेहतर होंगी, आपकी आर्ट में आपका एक्सपीरियंस दिखाई देने लगेगा। एक चीज आपको करनी चाहिए वो ये करनी होगी कि आपको तमाम जो गवर्नमेंट एकेडमीज हैं उनमें अपना शो अरेंज करना होगा। गवर्नमेंट एकेडमीज जो होती हैं वो, उनकी जो रेंट होते हैं वो काफी कम होते हैं,
तो जब उनके रेंट कम होते हैं और वो अफोर्डेबल होते हैं, अगर आप अकेले नहीं कर पा रहे हैं तो 2-3 आर्टिस्ट के संग मिल के कर लें, पर गवर्नमेंट की गैलरीज में शो जरूर करें, क्योंकि वहां से आपको रिकॉग्निशन मिलती है, वहां से आपको कई बार गवर्नमेंट अवार्ड्स मिलने का, गवर्नमेंट फेलोशिप मिलने का, इन सब चीजों की व्यवस्था होने का भी संभावना होती है। आप कोशिश करें कि साल में 2 साल में एक बार आप इस तरह का शो कर पाएं जो आपका खुद का अकेले का शो हो और आप उसको अपने दम पे हैंडल कर पाएं। इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज की डेट में है कि आपको एज एन आर्टिस्ट सोशल मीडिया में बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा और बिना स्टीरियोटिपिकल चीजों को सोचे, बिना ये सोचे कि दूसरे आपको जज करेंगे, इन सब चीजों को दरकिनार करके आपको अपना फोकस अर्जुन की तरह मछली की आंख पे रखना है। तो हमको जब अपना फोकस मछली की आंख पे रखना होगा तो हमको ये नहीं सोचना है कि सामने वाला क्या सोच रहा है। आप एज एन आर्टिस्ट अपना करियर बनाना चाहते हैं, आप अपने आप को ऊंचाइयों पे देखना चाहते हैं, आप अपना एक स्पेस बनाना चाहते हैं आर्ट फील्ड में, तो आपको एक तो लगातार काम करना है, आपका काम लोगों के सामने पहुंचे, लोग आपको पहचाने, आपके काम को पहचाने, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके काम को रिलेट करके देखें। जब वो आपकी शक्ल देखें तो उनको आपका काम याद आए। जो भी प्रचलित तरीके हैं सोशल मीडिया पे उनको यूज करना पड़ेगा। और एक चीज जो आपको बहुत गौर करनी होगी कि आपको अपना एक क्लाइंटेल डेवलप करना होगा। क्लाइंटेल डेवलप इसलिए करना होगा क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अक्सर आपको बिजनेस देते हैं। मैं आपको एक अपने एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि एक बार मैंने बॉम्बे में एक आर्ट फेयर में पार्टिसिपेट किया और मैंने 2 स्टॉल्स बुक कराए, क्योंकि मेरी जो पेंटिंग होती हैं वो आमतौर पर काफी बड़े साइजेस की होती हैं और एक छोटे स्टॉल या एक पैनल से मेरा काम चलना नहीं था। और सडनली एक सज्जन आए, उन्होंने मुझसे एक साथ 6 पेंटिंग्स के प्राइजेस के लिए निगोशिएट करना शुरू किया। और शुरुआत में तो मैं थोड़ी रिजिड थी, पर जब मुझे लगा कि ये काफी कीन है, काफी इंटरेस्टेड हैं और ये ले सकते हैं, तो मैं उनकी कीमत पे उनको पेंटिंग्स दी। उन्होंने मुझसे पेंटिंग्स ली, तुरंत हाथ के हाथ उन्होंने मुझे चेक्स दिए। उस दिन मुझे इस बात की वैल्यू समझ में आई कि अगर मैं रिजिड रहती और उनसे पेंटिंग्स उनको नहीं देती, या मैं सोचती कि नहीं मैं अपने प्राइजेस पे ही दूंगी, तो शायद एक ऐसा क्लाइंट मेरे हाथ से निकल जाता जो कि मुझे भविष्य में बहुत लंबे समय तक पेट्रोनेज देने वाला था। और तब से लेकर के आज तक उन्होंने लगभग हर साल अपने फॉरेन गेस्ट्स के लिए गिफ्ट देने के लिए बहुत सारे ओकेजन पे वो मुझसे मेरी पेंटिंग्स लेते रहते हैं। कई बार वो यूं ही मुझसे पूछते हैं क्या क्या काम किया है और पिक्चर्स भेजो, मैं भेजती हूँ। कई बार दिल्ली विजिट करते हैं, मेरे स्टूडियो पे आते हैं, कुछ 1-2 काम उनको अच्छे लगते हैं, वो अपने संग ले जाते हैं, क्योंकि वो एक आर्ट कलेक्टर है, एक आर्ट में इन्वेस्ट करने वाले व्यक्ति हैं। कभी ये मत सोचिए कि बस कोई ऐसा आएगा जो आप कह देंगे उसी प्राइस पे आपकी पेंटिंग्स लेके चला जाएगा। पेंटिंग्स भी एक कमोडिटी है और इनको खरीदने वाला भी चाहता है कि उसको कम से कम कीमत में वो अच्छी से अच्छी चीज मिल जाए। तो लोग निगोशिएट करते हैं और मुझे लगता है कि निगोशिएट करने में कोई बुराई भी नहीं है। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगेंगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा और साथ ही साथ वीडियोस पसंद आया करें तो उनको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। अगर आपकी आर्ट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में आकर के पूछ सकते हैं।